जय हिंद। आज हम लोग क्लास 10th बिहार बोर्ड राजनीति विज्ञान के चैप्टर 2 को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली। यानी कि जो दूसरा चैप्टर है सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली, उसी को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये जो पूरा चैप्टर है उसको हम लोग 5 वीडियो में कंप्लीट करेंगे, यानी कि इस चैप्टर से संबंधित कुल 5 वीडियो बनाएंगे। 5 क्लास में इसको हम लोग ख़त्म करेंगे। उसके बाद चूँकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है तो इसके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनेंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे, इसलिए इसका जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसे हम लोग 2 वीडियो में ख़त्म करेंगे। यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए यहाँ पे 2 क्लास करेंगे और इस तरह से हम लोग पूरे इस चैप्टर को 7 वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहली क्लास को। क्लास शुरू करने से पहले हम लोग देखेंगे कि जब हम शुरू करेंगे सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली, तो उसमें हम लोग कौन कौन सी चीज़ों को पढ़ने वाले हैं, यानी कि कौन कौन से टॉपिक को पढ़ेंगे। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम लोग किस किस मुद्दे के बारे में, कौन कौन से टॉपिक के बारे में जान पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे सत्ता में साझेदारी का अर्थ। सत्ता में साझेदारी का अर्थ क्या होता है इसके बारे में। फिर हमें सत्ता में साझेदारी की आवश्यकता क्यों है, हम सत्ता में साझेदारी करते क्यों हैं। पिछला चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं सत्ता में साझेदारी क्या होता है, लेकिन यहाँ हम पढ़ेंगे कि आखिर हमें इसकी आवश्यकता क्या है। फिर पढ़ेंगे कि सत्ता के साझेदारी के स्वरूप कैसे होते हैं, कितने प्रकार के हैं, उसके बारे में। फिर आगे हम लोग इसमें संघीय शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। सत्ता के साझेदारी में कैसे संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, आगे के टॉपिक में हम उसको देखेंगे। उसके बाद संघीय शासन व्यवस्था को हम लोग भारत के संदर्भ में भी पढ़ेंगे कि भारत में भी संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, लेकिन यहाँ पे संघीय शासन व्यवस्था भी, इसके भी अलग अलग प्रकार हैं। तो भारत में कैसा है, कौन कौन सी विशेषताएं हैं इसकी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर भारत में जो सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और उसके बाद ये जब पूरा खत्म हो जाएगा तब एक नया टॉपिक इसी में संबंधित है, इसी चैप्टर से, लेकिन टॉपिक नया है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसका नाम है पंचायती राज व्यवस्था, यानी कि जो स्थानीय स्वशासन है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद इसका क्या इतिहास रहा है, कैसे पंचायती राज व्यवस्था आया, कब लागू हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। और अंत में हम लोग बिहार के संदर्भ में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में जानकारी लेंगे कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था किस तरह से काम करता है, उसके क्या स्वरूप है, कितने अंग है, कितने स्तर है, कितने प्रकार हैं, उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो ऐसे कर करके हम इन सभी टॉपिकों के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो ये सब हमारा टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग इस चैप्टर से जान पाएंगे। तो हम लोग अब शुरू करते हैं सत्ता में साझेदारी का अर्थ। जो पहला टॉपिक है सत्ता में साझेदारी का अर्थ, इसी से हम लोग शुरुआत करेंगे कि आखिर सत्ता में साझेदारी का अर्थ क्या होता है, या ये कहें कि सत्ता में साझेदारी की अगर परिभाषा पूछा जाए तो हम क्या बताएंगे। तो देखिए, इसका अर्थ होता है कि सत्ता में साझेदारी का अभिप्राय राज्य के नागरिकों द्वारा सरकारी कामकाज में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेने अथवा उसे प्रभावित करने से है। देखिए, हमारे देश में लोकतंत्र है और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जानते हैं कि जो शासन व्यवस्था है वो जनता के हाथ रहती है। पिछला चैप्टर में हम लोग इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं कि यहाँ पे लोकतंत्र में जनता केंद्र में होती है, यानी कि जनता ही पूरे शासन व्यवस्था को चलाता है, वही चुनता है, उसी के लिए चुना जाता है और उसी के द्वारा चुना जाता है। तो जनता खुद शासन व्यवस्था नहीं चला सकती, इसलिए वो क्या करती है, वो अपना प्रतिनिधि चुनती है लोगों के बीच से और उसको चुन करके सरकार में भेजती है, जो कि सरकार चलाने का काम करती है। कभी कभी क्या होता है कि सरकार अपने मनमाने ढंग से काम करने लगती है, यानी कि एक तरह से तानाशाही करने लगती है। समाज में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, ये भी हम लोग पिछले चैप्टर में देख चुके हैं कि अलग अलग जाति के, धर्म के, समुदाय के लोग यहाँ पे निवास करते हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे कुछ समुदाय, कुछ जाति, धर्म के लोग सत्ता में जो पावर है उससे वो वंचित रह जाते हैं, यानी कि उसका जो फ़ायदा उनको मिलना चाहिए वो उनको नहीं मिल पाता है, और तब वो उसके लिए आंदोलन करते हैं, लोगों के बीच समुदायों में टकराव होता है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि सत्ता में साझेदारी जब हम करते हैं इसका मतलब ये हो जाता है कि हम लोग सत्ता में प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उसे प्रभावित करते हैं। यानी कि एक हमारा राजनीतिक दल है जो कि सत्ता में प्रत्यक्ष रूप से शामिल है, वो प्रत्यक्ष रूप से सत्ता को प्रभावित करता है। दूसरा अगर हम देखें जैसे छात्र संगठन हो जाए या मजदूर संगठन हो जाए, ये वो हैं जो प्रत्यक्ष रूप से सरकार में शामिल तो नहीं है, सत्ता में शामिल तो नहीं है, लेकिन ये अप्रत्यक्ष रूप से सत्ता को प्रभावित करते हैं, सरकार को प्रभावित करते हैं, यानी कि ये सत्ता में साझेदार बनते हैं।
तो सत्ता में साझेदारी दो तरह से होता है, एक प्रत्यक्ष रूप से और एक अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप में जैसे हम लोग राजनीतिक दल को रख सकते हैं कि राजनीतिक दल प्रत्यक्ष रूप से सत्ता में साझेदार बनता है। छात्र संगठन, मजदूर संगठन, किसान संगठन, ये सब जो हैं वो सभी सत्ता में साझेदार तो बनते हैं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से बनते हैं। तो सत्ता में साझेदारी का यही अर्थ होता है कि जब हम सत्ता में प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार को प्रभावित करते हैं तो इसी को हम लोग सत्ता में साझेदारी कहते हैं। अगला टॉपिक था कि सत्ता में साझेदारी की आवश्यकता क्यों है, आखिर हम लोग सत्ता में साझेदारी करते क्यों हैं, इसकी आवश्यकता क्या है। तो उसके लिए हम लोग को दो जगह के पहले हम लोग कहानी जानना होगा, एक है श्रीलंका और एक है बेल्जियम। इन दोनों जगहों कहानी को पढ़ेंगे, पीछे जो हम पढ़े चैप्टर में उसको एक बार फिर से रिकॉल करेंगे, उसको एक बार रिवीजन करेंगे यहाँ पे, और उसके बाद देखेंगे कि आखिर सत्ता में साझेदारी की आवश्यकता क्यों होती है। तो सबसे पहले हम लोग श्रीलंका का देख लेते हैं। श्रीलंका की क्षेत्रीय और सामाजिक टकराव, पिछले चैप्टर जब हम चर्चा किए थे उसमें पढ़े थे तो देखे थे कि श्रीलंका में टकराव चल रहा था, किस बात को लेकर के, तो वहाँ पे एक जो है वो थे सिंहली समुदाय, सिंहली, और जो कि श्रीलंका के मूल निवासी हैं, और एक हैं तमिल। तो एक सिंहली हैं और एक तमिल हैं। तो तमिल समुदाय और सिंहली समुदाय के बीच टकराव चल रहा था, समानता ये सब को लेकर के, बराबर के हकदार को लेकर के। और उसके बाद क्या हुआ था, यहाँ पे जब टकराव बहुत ज़्यादा हुआ, फिर आगे हम लोग देखे थे कि इस टकराव के बीच में ही ये तमिल अपना यहाँ पे हक की मांग कर रहे थे, सिंहली अपना, और इसी को लेकर के दोनों के बीच टकराव चल रहा है। इसी दौरान क्या किया जाता है कि श्रीलंका में बौद्ध धर्म को वहाँ के राष्ट्रीय धर्म घोषित कर दिया जाता है, और जो सिंहली भाषा है उसको भी वहाँ का राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया जाता है। इसके अलावा जो भी सरकारी नौकरी है, जो भी कामकाज है, स्कूल है, स्वास्थ्य है, हर जगह पे, यानी कि शिक्षा, स्वास्थ्य हो जाए, जॉब हो जाए, हर जगह पे सिंहलियों को प्राथमिकता दी जाने लगी, इनको आगे रखा गया और तमिलों को इनसे दूर रखा गया, वो इस चीज़ से वंचित रहे, इनको नज़रअंदाज किया गया, इनकी जो भी मांगे थी उनको नज़रअंदाज किया गया। सरकार ने भी तमिल समुदाय के लोगों की बात की ओर ध्यान नहीं दिया, और इस वजह से इन दोनों के बीच, सिंहली समुदाय और तमिल समुदाय के बीच टकराव हुआ था। टकराव इतना ज़्यादा हुआ कि यहाँ पे गृह युद्ध भी हो गया। तो इस तरह के घटना यहाँ पे हुआ क्योंकि इनको सत्ता में साझेदारी नहीं मिला था। दूसरा हम लोग देखते हैं बेल्जियम के कहानी। बेल्जियम में क्या हुआ था, हम लोग पढ़ेंगे। बेल्जियम में यहाँ पे डच भाषा और जो फ्रेंच भाषा है उसको लेकर के ये लोग आपस में बंटे हुए थे, और इस वजह से इनके यहाँ पे भाषा के आधार पे टकराव चल रहा था। डच भाषी और फ्रेंच भाषियों के बीच टकराव चल रहा था, लेकिन वहाँ की जो सरकार है वो इस बात को समझी, इस मुद्दे को समझी और इसके समाधान के लिए काम की, और वहाँ पे सत्ता में साझेदारी कर दी। यानी कि वहाँ पे डच भाषी के जो लोग हैं उनको भी सत्ता में साझेदार बनाया गया, और जो फ्रेंच भाषी लोग हैं उनको भी सत्ता में साझेदारी बनाया गया, यानी कि दोनों को बराबर के हक दिया गया। और इस वजह से यहाँ पे ना तो कोई गृह युद्ध की स्थिति बनी और ना ही यहाँ पे कोई एक तरह से देखा जाए तो विखंडन भी देखने को नहीं मिला, यानी कि बेल्जियम टूटने से भी बच गया। तो इन दोनों टॉपिक से हम समझ सकते हैं कि आखिर हमें सत्ता में साझेदारी की आवश्यकता क्यों है। एक तरफ है श्रीलंका, जहाँ पे जब तमिलों को सत्ता में साझेदार नहीं बनाया गया तो वहाँ पे टकराव की स्थिति बनी, गृह युद्ध की स्थिति बनी। और दूसरे तरफ है बेल्जियम, जहाँ पे भाषा के नाम पे टकराव चल रहा था, लेकिन यहाँ पे लोगों को सत्ता में साझेदार बनाया गया और यहाँ पे इस तरह की स्थिति देखने को नहीं मिली। तो कहने का अर्थ है कि सत्ता में साझेदारी की आवश्यकता इसलिए है ताकि किसी भी देश में गृह युद्ध, आपसी टकराव और यहाँ पे बंटवारे जैसी स्थिति न बने, इसलिए आवश्यक है कि हमें सभी लोगों को सत्ता में साझेदार बनाया जाए। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि उत्तरी आयरलैंड में भी कैथोलिक और प्रोटेस्टेंटों के बीच टकराव चल रहा था, तो वहाँ पे भी इस तरह की घटना देखने को मिला था। यूगोस्लाविया में भी धार्मिक और जातीय टकराव के कारण वहाँ पे यूगोस्लाविया के टूटने का यहाँ पे घटना हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े हैं। अमेरिका में भी नस्लीय टकराव चलता है। भारत में भी जाति, धर्म, क्षेत्र, लिंग आदि के आधार पर टकराव चलते रहता है, और इस वजह से इनके बीच कोई भी ऐसा देश नहीं है जहाँ पे जाति, धर्म में किसी न किसी मुद्दे पे टकराव दो समुदायों के बीच होते रहता है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये होता है कि जो दो समुदायों के बीच टकराव हो रही है या दो से अधिक समुदायों के बीच जब टकराव हो रही है तो उनके हितों को कितना ध्यान में रखा जा रहा है। अगर उनके हित को ध्यान में रख के उनके हितों को पूर्ति करने के काम की जा रही है तब तो उस देश में अराजकता, गृह युद्ध, ये सब जैसी स्थिति नहीं आएगी। लेकिन अगर किसी को लंबे समय तक नज़रअंदाज किया जा रहा है,
उसको बाकी के जो भी उनके आवश्यकता की चीज़ें उनसे उनको अगर दूर रखा जा रहा है, तो ऐसे स्थिति में यहाँ पे टकराव की स्थिति बन जाती है। और ये टकराव जब बहुत ज़्यादा होता है तो गृह युद्ध और सामाजिक विभाजन का भी रूप ले लेता है। हम लोग अगर बात करें भारत की, तो भारत के जब आज़ाद हुआ है तब से लेकर आज तक लोकतंत्र के यहाँ पे शासन व्यवस्था चले, यानी कि लोकतंत्र की स्थापना हुई और अभी तक ये चल रहा है। यहाँ पे भी जाति, धर्म, क्षेत्र, लिंग आदि के आधार पर टकराव हमारे देश में भी देखने को मिलता है, लेकिन हमारे देश में श्रीलंका के जैसे या युगोस्लाविया के जैसे यहाँ पे गृह युद्ध और टूटने की घटना नहीं है। उसका वजह यह है कि हमारे देश में प्रत्येक व्यक्ति को सत्ता में साझेदारी करने का मौका दिया जाता है, यानी कि उनको सत्ता में साझेदार बनाया जाता है। प्रत्येक जाति से, प्रत्येक धर्म, प्रत्येक समुदाय, हर क्षेत्र से यहाँ पे लोगों को सत्ता में साझेदार बनाने की कोशिश की जाती है। और यही एक कारण है कि हमारा देश अभी तक अखंड है और एकता के साथ बंध करके आगे चल रहा है। तो सत्ता में साझेदारी की आवश्यकता क्यों होती है, इसे हम लोग समझ चुके हैं। कोई भी देश न टूटे, उसका भी खंडन न हो, वहाँ पे सामाजिक टकराव न हो, वहाँ के लोग समानता से रहें, स्वतंत्रता से रहें, उनको अपने जो भी हित हैं उनके हितों को ध्यान में रखा जाए, उनको मांगों की पूर्ति हो। इसके लिए आवश्यक है कि वहाँ के सत्ता में लोगों को साझेदार बनाया जाए। तो सत्ता में साझेदारी की आवश्यकता इसीलिए है। अगला टॉपिक है सत्ता में साझेदारी के स्वरूप। सत्ता में साझेदार तो हम बनते हैं, लेकिन किस तरह से, इसके कितने स्वरूप हैं। तो सत्ता में साझेदारी के मुख्य रूप से 4 स्वरूप देखने को मिलता है। पूरे दुनिया में अगर हम देखें तो सत्ता में साझेदारी के मुख्य स्वरूप 4 हैं। एक है कि सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का विभाजन कर दीजिए और इस तरह से उन्हें सत्ता में साझेदार बनाइए। उसके बाद है कि विभिन्न स्तरों पर गठित सरकारों के बीच सत्ता का विभाजन कर दीजिए, ऐसे करके भी हम उनको बना सकते हैं। फिर विभिन्न समुदायों के बीच भी सत्ता का विभाजन करके उन्हें सत्ता में साझेदार बनाया जा सकता है। उसके बाद एक है गैर सरकारी संस्थाओं में सत्ता का विभाजन करके भी हम लोग इन्हें सत्ता में साझेदार बना सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग एक एक टॉपिक करके देखेंगे कि सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का विभाजन कैसे होता है, और बाकी के जो है उसको भी हम लोग एक एक टॉपिक करके यहाँ पे सॉल्व करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग अपने देश की बात करें तो हमारे देश में पहला जो टॉपिक है सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का विभाजन। तो हम लोग अगर अपने देश में देखें तो हमारे देश में सत्ता का विभाजन विभिन्न अंगों के बीच किया गया है। यहाँ पे सरकार के 3 अंग होते हैं, एक है विधायिका, एक कार्यपालिका और एक न्यायपालिका। तो सवाल पूछा जाए अगर कि सरकार के कितने अंग होते हैं, तो सरकार के 3 अंग होते हैं, जिसमें एक विधायिका होता है, एक कार्यपालिका और एक न्यायपालिका। और इन तीनों के बीच सत्ता का विभाजन किया गया है, जिसमें विधायिका का काम होता है कानून को बनाना, ये कानून बनाने का काम करता है, ये कानून का संचालन करता है कार्यपालिका, और न्यायपालिका जो है वो कानून का संरक्षण करता है। तो इस तरह से ये तीनों मिलकर के सत्ता में साझेदार बनता है और यहाँ पे एक व्यवस्थित शासन व्यवस्था चलाने में मदद करता है। जब इस तरह से यहाँ पे सत्ता का विभाजन होता है तो इसे हम क्षैतिज वितरण कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक बार इसका भी देख लेंगे, क्षैतिज वितरण का डेफिनेशन क्या दे सकते हैं। तो इसका डेफिनेशन हम देंगे कि जब शक्तियों का पृथक्करण विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच होती है तो इस प्रकार के पृथक्करण को क्षैतिज वितरण कहते हैं। यानी कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता के विभाजन को ही हम लोग यहाँ पे क्षैतिज वितरण कहते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे संबंधित एक और आता है ऊर्ध्वाधर वितरण। तो सवाल ऊर्ध्वाधर वितरण बोर्ड के द्वारा पूछा जा चुका है, तो चांसेज है कि ये भी हो सकता है कि पूछे। तो अगर पूछे तो यही डेफिनेशन हम लिख देंगे। उसके बाद है सरकार के स्तर। हम लोग दूसरा टॉपिक जो पढ़े थे कि सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच सत्ता का विभाजन। तो सरकार के स्तर भी हमारे देश में 3 है। 3 स्तरों पे सरकार का यहाँ पे बंटवारा किया गया है, इनको बांटा गया है, जिसमें से पहला है केंद्र सरकार, उससे जो छोटा है वो है राज्य सरकार, और सबसे नीचे जो है वो है स्थानीय सरकार। तो ऐसे करके भी यहाँ पे सत्ता का विभाजन किया गया है, यहाँ पे सत्ता को बांटा गया है, और इस तरह से भी यहाँ पे लोगों को, सरकार को सत्ता में साझेदार बनाया जाता है। अब ये जो बांटा हुआ है इसी को हम लोग ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं। तो अगर ये सवाल पूछा गया है बिहार बोर्ड द्वारा कि ऊर्ध्वाधर वितरण किसे कहते हैं, तो इसका हम लोग परिभाषा देंगे कि जब शक्तियों का पृथक्करण सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच किया जाता है तो इसे हम लोग ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं। यानी कि जब अगर हम लोग को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर समझना हो तो जब शक्तियों का बंटवारा विभिन्न
अंगों के बीच होता है, सरकार के विभिन्न अंगों के बीच होता है, तो उसे हम लोग क्षैतिज वितरण कहते हैं। और जब विभिन्न स्तरों पे होता है तब उसे हम लोग ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं। तो हमारे देश में क्षैतिज वितरण भी है और ऊर्ध्वाधर वितरण भी किया गया है। अब यहाँ पे है कि इनके शक्तियों का बंटवारा होता कैसे है। तो भारतीय संविधान द्वारा सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच शक्तियों का बंटवारा विषय सूची के माध्यम से किया गया है। अब इनके पास जो स्तर बने हैं या जो अंग बने हैं, तो किनका क्या काम होगा, मुख्य रूप से यहाँ पे हम लोग देखेंगे इन दोनों को, केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को, कि केंद्र सरकार की क्या शक्ति है और राज्य सरकार की क्या शक्ति है, और ये शक्ति इनको मिली कहाँ से, ये काम क्या करते हैं, इनका सीमा क्या है, कौन कौन से काम ये कर सकते हैं, उसी के बारे में तो वो हम लोग देखेंगे। तो बताया गया है कि इन लोगों को जो शक्तियाँ दी गई है, जो भी इनको पावर दिया गया है, इनके बीच जो शक्तियों का बंटवारा किया गया है वो भारतीय संविधान द्वारा किया गया है। यानी कि हमारा संविधान ही इनको अधिकार देता है, इनको पावर देता है, शक्ति देता है कि आप किस क्षेत्र तक, किस हद तक आप काम कर सकते हैं। और जहाँ पे ये बंटवारा किया गया है उसे हम लोग विषय सूची के नाम से जानते हैं। विषय सूची के नाम पर यहाँ पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का काम बांट दिया गया है। अब हम लोग देखेंगे तो विषय सूची जो है वो भी 3 प्रकार के होता है। विषय सूची 3 प्रकार के होते हैं। पहला है संघ सूची या संघीय सूची कहते हैं, दूसरा है यहाँ पे राज्य सूची, और तीसरा है यहाँ पे समवर्ती सूची। अब जानेंगे कि संघ सूची क्या होता है, राज्य सूची क्या है और यहाँ पे समवर्ती सूची क्या है। तो देखिए, जिसमें केंद्र के संबंधित शक्तियाँ दी गई है, संघ सूची वो है जिसमें केंद्र की शक्तियां दी गई है कि केंद्र सरकार कौन कौन से काम कर सकता है, तो उसे हम लोग संघ सूची कहते हैं। इसे टोटल अभी के वर्तमान में बात करें तो 100 विषय हैं, यानी कि 100 ऐसे मुद्दे हैं जिस पे काम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे संघ सूची में जो दिया गया है उसमें केंद्र सरकार ही करेगी। जैसे कि अगर बात आ जाए हमारी सुरक्षा की, देश की सुरक्षा की, तो ये जिम्मेवारी संघ सूची में आता है, यानी कि केंद्रीय सरकार की है। उसके बाद है, मान लीजिए सेना रखने की बात आ जाए, तो सेना रखने की बात जब आएगी तो ये भी संघ सूची में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें सुरक्षा को हो गया, सेना हो गया, और बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा जैसे कि बैंकिंग हो जाए, तो बैंकिंग भी इसी में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जैसे हम लोग को अगर नेशनल हाईवे बनाना है तो ये भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा। अगर हम लोगों को कोई आईआईटी खोलना हो तो ये भी इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो इस तरह से जो भी इम्पोर्टेंट काम है, जैसे एक एम्स हो जाए, तो अगर एम्स भी खोलना है तो ये भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा। यानी कि एम्स भी आईआईटी हो जाए, सुरक्षा को लेकर हो जाए, सेना को लेकर हो जाए, बैंकिंग हो जाए, कोई राष्ट्रीय परिवहन बनाना हो जाए, तो ये सभी जो व्यवस्थाएं हैं वो इसी के तहत आते हैं। ये सभी को संघ सूची में रखा गया है। उसके बाद नागरिकता लेना हो तो वो भी संघ सूची के अंतर्गत आ जाएगा। फिर यहाँ पे है राज्य सूची। तो राज्य सूची में यहाँ पे वो सभी सब्जेक्ट आते हैं जिस पे राज्य सरकार कानून बनाती है। यानी कि राज्य सूची द्वारा राज्य सरकार को शक्तियाँ दी गई है, उनको पावर दी गई है कि वो कौन कौन से काम कर सकते हैं। जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं पुलिस, पुलिस जो है वो इसी के अंतर्गत आता है। उसके बाद जैसे कोई स्टेट हाईवे बनाना है तो इस तरह के जो काम है वो राज्य सूची में आ जाएगा। उसके बाद है यहाँ पे समवर्ती सूची। समवर्ती सूची वो है जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के काम बराबर दिए गए, यानी कि इसमें दोनों मिलकर काम करेंगे। इसमें टोटल 52 विषय हैं। ये 52 विषय ऐसे हैं जिसपे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिल करके काम करता है। जैसे कि अगर हम बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा पे केंद्र सरकार भी काम करता है और राज्य सरकार भी काम करता है। हम बात करें स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य पे केंद्र सरकार भी काम कर रहा है और राज्य सरकार भी काम कर रहा है। हम बात करें सिंचाई की, यानी कि किसान को लेकर, कृषि को लेकर के, तो इस पे केंद्र सरकार भी काम करता है और राज्य सरकार भी काम करता है। तो इस तरह से यहाँ पे इनके भी सत्ता का बंटवारा विषय सूची के माध्यम से कर दिया गया है। इनका क्षेत्र दे दिया गया है कि कहाँ तक आप कानून बना सकते हैं, और इस तरह से हमारे देश में इन लोगों भी सत्ता का विभाजन किया गया है। इनको सत्ता में साझेदार बनाया गया है।
अगला है विभिन्न समुदायों के बीच सत्ता का विभाजन। तीसरा जो था वो था विभिन्न समुदायों के बीच सत्ता का विभाजन कैसे होता है, कैसे हम इसे सत्ता में साझेदार बनाते हैं। इसमें समाज में रहने वाले विभिन्न प्रकार के जाति, भाषा, धर्म इत्यादि के समुदायों के बीच सत्ता का विभाजन किया जाता है, जो मुख्य रूप से बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के आधार पर किया जाता है, ताकि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के दोनों समुदाय सत्ता में भागीदार रहें। तो विभिन्न समुदायों में अगर देखें तो हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में अलग अलग जाति के, धर्म के, समुदाय के लोग यहाँ पे रहते हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले भी लोग हैं। अब यहाँ पे होता ये है कि जो बहुसंख्यक है, चांस रहता है कि बहुसंख्यक अल्पसंख्यकों का शोषण करेंगे, तो उनका शोषण न हो और बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दोनों बेहतर जीवन जी सके, दोनों स्वतंत्र रहें, दोनों समानता के जीवन जिए, इसके लिए आवश्यक है कि उन दोनों को सत्ता में साझेदार बनाया जाए। तो हमारे यहाँ अलग अलग जाति, धर्म, समुदाय पर के आधार पर भी लोगों को यहाँ पे सत्ता में साझेदार बनाया जाता है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं उनको आरक्षण दे करके भी सत्ता में साझेदार बनाया जा रहा है, ताकि उनका शोषण न हो। इसके अलावा जो अल्पसंख्यक है, जिनकी संख्या कम है, किसी समुदाय के जिनकी संख्या कम है, उनको भी यहाँ पे विशेष रूप से सत्ता में साझेदार बनाया जाता है, ताकि उनका शोषण न हो और वो भी स्वतंत्रता, समानता का यहाँ पे लाभ ले पाएँ और एक बेहतर जीवन जी सके। तो सभी समुदाय के लोग सत्ता में भागीदार रहें, इसके लिए भी हमारे देश में व्यवस्था किया गया है। और इस तरह से हर समुदाय, हर जाति, धर्म, भाषा के लोग को हमारे यहाँ सत्ता में साझेदार बनाया जाता है। और यही सब कारण है कि आज भी हमारे देश में एकता और अखंडता कायम है। अगला था गैर सरकारी संस्थानों में सत्ता का विभाजन, यानी कि कुछ ऐसे संस्था भी हैं जिनको यहाँ पे सत्ता में साझेदार बनाया जाता है। इसमें गैर सरकारी संस्थाएं जैसे कि राजनीतिक दल, हित समूह, संघ, संगठन इत्यादि सरकार पर दबाव बनाकर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सत्ता में साझेदार बनते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम जानते हैं हमारे देश में चुनाव होकर के सरकार को बनाया जाता है। अब इस सरकार में कोई एक पार्टी या 2-3 पार्टी गठबंधन करके सरकार बनाएगी और वो शासन व्यवस्था को चलाएगी। कभी कभी ऐसा होता है कि सरकार तानाशाह हो जाती है, मनमानी करने लगती है, तो उनको रोकने के लिए जो विपक्ष की राजनीतिक दल है, जो विपक्ष की पॉलिटिकल पार्टी है, वो उन पे दबाव डालती है और यहाँ पे सत्ता में साझेदारी करती है। उन पे दबाव डाल करके वो जो निर्णय लेने वाले हैं उनको पे वो रोक लगाती है और सही फैसला लेने में उस सरकार को मदद करती है। इसके अलावा हमारे देश में बहुत सारे हित समूह हैं, अलग अलग संगठन हैं, जैसे छात्र संगठन हो जाए, किसानों का हो जाए, मजदूरों को हो जाए, उद्योगपतियों को हो जाए, शिक्षकों को हो जाए। तो इस तरह से सबके अपने अपने संगठन और संघ है और ये सब भी यहाँ पे सरकार पे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से दबाव डालते हैं और उनको यहाँ पे दबाव डाल करके ये सभी यहाँ पे सत्ता में साझेदार बनते हैं। यानी कि अलग अलग राजनीतिक दल, संघ, समूह, संगठन भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार पे दबाव डाल करके सत्ता में साझेदारी करते हैं। तो इस तरह से हमारे देश में सत्ता के साझेदारी किया जाता है। इन्हीं 4 तरीकों से हमारे देश में लोग सत्ता में साझेदारी करते हैं, यानी कि सत्ता में हिस्सेदारी लेते हैं। उसके बाद है यहाँ पे है कि हम लोग के अगर शासन व्यवस्था में देखें तो शासन व्यवस्था 2 तरह के होता है। एक होता है एकात्मक शासन व्यवस्था और एक होता है संघात्मक शासन व्यवस्था। तो हम लोग देखेंगे कि एकात्मक शासन व्यवस्था किसे कहते हैं और संघात्मक शासन व्यवस्था किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एकात्मक शासन व्यवस्था। यह शासन का वह रूप है जिसमें राज्य की समस्त शासन शक्ति का संचालन केंद्रीय सत्ता करते हैं। वैसा शासन व्यवस्था जिसमें सिर्फ केंद्र सरकार हो और वही सर्वोपरि हो, देश के अंदर या बाहर जो भी मामले हैं उन सभी का निर्णय अगर सिर्फ केंद्र सरकार ले रही है तो ऐसी शासन व्यवस्था को हम एकात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। शासन का एक ही स्तर होता है, इसमें शासन का एक ही स्तर होता है और इकाइयां केंद्र के अधीन होकर काम करती है। अगर कोई इकाई है भी तो वो केंद्र के नीचे रहेगी, केंद्र ज़्यादा शक्तिशाली होगी, पूर्णतः वही शक्तिशाली है और जो भी इकाई है वो उसके नीचे रह के काम करती है। तो इस तरह से जो व्यवस्था है उसी को हम लोग एकात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। इसमें संविधान द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता का विभाजन नहीं होता है। जो एकात्मक शासन व्यवस्था है उसमें केंद्र और राज्यों के बीच जो सरकारें हैं उनको सत्ता में विभाजन नहीं किया जाता है, बल्कि जो केंद्र सरकार है वही सर्वोपरि है, वही सबसे शक्तिशाली है।
इस तरह के जो शासन व्यवस्था है वो ब्रिटेन में, फ्रांस में और श्रीलंका जैसे देशों में विद्यमान है। यानी कि यहाँ पे एकात्मक शासन व्यवस्था है। यहाँ पे सबसे ऊपर केंद्र है, इकाई जो है उनकी शक्ति नगण्य है, वो उनको कोई पावर नहीं दिया गया है। मुख्य रूप से यहाँ पे केंद्र सरकार ही सत्ता में रहती है, वही सर्वोपरि है। तो वो देश कौन कौन से हैं? ब्रिटेन, फ्रांस और श्रीलंका। उसके बाद दूसरा है संघात्मक शासन व्यवस्था। यह शासन का वह रूप है जिसमें राज्य की शासन शक्ति का संचालन केंद्र और उसके इकाइयों के बीच विभाजित होती है। एकात्मक शासन व्यवस्था में सिर्फ केंद्र सरकार के पास सत्ता होता है, उसी के पास पावर है। लेकिन संघात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र को भी शक्तियां दी गई है और साथ ही साथ उसकी जो इकाइयां हैं, यानी कि जो प्रांत है, राज्य हैं, उनको भी यहाँ पे शक्ति दी जाती है। यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को यहाँ पे अलग अलग शक्तियाँ दी जाती है, जिसके आधार पर शासन व्यवस्था चलता है। संघात्मक शासन व्यवस्था में शासन के 2 स्तर होते हैं, 2 स्तर पर इनको बांटा गया है। संविधान द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का विभाजन कर दिया जाता है। यहाँ पे जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार को जो पावर दिया जाता है वो पावर वहाँ के संविधान द्वारा दिया जाता है। जैसे कि इसमें हम लोग देखेंगे अपना देश भारत, बेल्जियम और स्पेन। तो अगर हम लोग भारत की बात करें तो भारत में तो 3 स्तर पे सरकार है, एक केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। लेकिन विषय सूची अभी हम लोग पढ़े तो उसमें 2 ही की बात है, एक केंद्र सरकार की और एक राज्य सरकार की। तो यहाँ पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच संविधान द्वारा सत्ता का विभाजन किया गया है। किस तरह से विषय सूची में विभाजन किया गया है ये अभी हम लोग पीछे टॉपिक में देख चुके हैं। तो संघात्मक शासन व्यवस्था के उदाहरण है भारत, बेल्जियम और स्पेन। इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जा चुके हैं कि निम्न में से किस देश में संघीय शासन व्यवस्था है। तो यहाँ से इस बात को याद रखेंगे कि भारत, बेल्जियम और स्पेन जैसे देश में संघीय शासन व्यवस्था है। अगला टॉपिक है कि संघात्मक शासन व्यवस्था का गठन मुख्यतः 2 तरीके से होता है। जो संघात्मक शासन व्यवस्था है ये भी 2 प्रकार के होते हैं। पहले तो शासन व्यवस्था 2 प्रकार के हैं, एक एकात्मक और एक संघात्मक। लेकिन संघात्मक शासन व्यवस्था भी 2 तरह के होते हैं। पहला वो जिसमें कुछ स्वतंत्र और संप्रभु राज्य आपस में मिलकर सामान्य संप्रभुता को स्वीकार करके एक संघीय राज्य का गठन करते हैं। संघ में शामिल होने वाले राज्यों का अधिकार समान होता है, वे केंद्र सरकार की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली भी होते हैं। देखिए, एक ऐसा होता है जैसे मान लीजिए कि अभी हमारा देश भारत है, बगल में नेपाल है, भूटान है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है। इन सभी देशों ने क्या किया कि आपस में मिल करके एक नया राष्ट्र बनाया और एक नाम उसको दे दिया। तो इस तरह से एक राष्ट्र बना, ये मान लीजिए ए नाम के एगो राष्ट्र बनाए ये लोग मिल के। अब यहाँ पे जब ये राष्ट्र बनेंगे तो पाकिस्तान अपना पूरा पावर नहीं दे देगा, ना भारत देगा, ना नेपाल देगा, ना भूटान देगा, कोई भी अपना पूरा पावर नहीं देगा। बल्कि ये इसमें जितने भी देश शामिल होंगे, चाहे भारत हो, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान जो भी हो, सबके अधिकार बराबर होंगे और ये लोग इसके तुलना में ज़्यादा शक्तिशाली होंगे। ए नाम का जो देश बनेगा उससे ज़्यादा शक्तिशाली पाकिस्तान, भारत और जो भी देश इसमें शामिल होंगे वो रहेंगे। तो इस तरह के व्यवस्था में हम लोग देखते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका है, स्विट्जरलैंड है और ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ पे कुछ स्वतंत्र देश हैं जो आपस में मिल करके एक संघ की स्थापना किए हैं, एक अलग राष्ट्र नाम दिए हैं। जैसे संयुक्त राज्य जो अमेरिका है, ये 50 को जो देश हैं वो 50 देश मिल करके एक संयुक्त राज्य अमेरिका बनते हैं। अब यहाँ पे जो 50 देश हैं, ये 50 देश का अपना एक संविधान है, अपनी एक नागरिकता है, अपना एक राष्ट्रगान है और उसके बाद एक संयुक्त राज्य अमेरिका के नाम से भी यहाँ पे इनका पहचान ये सब बनता है। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए कि सबसे शक्तिशाली कौन है, संयुक्त राज्य अमेरिका या जो 50 देश हैं वो, तो यहाँ पे 50 देश जो हैं वो ज़्यादा शक्तिशाली हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के तुलना में, क्योंकि वो अपना पूरा पावर संयुक्त राज्य अमेरिका को नहीं दिए हैं, अपना सिक्योरिटी रख करके, अपना पावर रख करके तभी दिए हैं। तो इस तरह के सरकार जो है इसमें केंद्र की शक्ति कम होती है और राज्य सरकार की शक्तियाँ ज़्यादा होती है। उसके बाद दूसरा है, इसमें किसी भी बड़े देश को अनेक राजनीतिक इकाइयों जैसे कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार के बीच सत्ता का विभाजन कर दिया जाता है। इसमें हम लोग अपने भारत को बेहतर समझ सकते हैं। जैसे हमारा भारत है तो भारत में देखिए तो यहाँ पे जो भी सत्ता है कि जो पावर है वो विभिन्न इकाइयों के बीच यहाँ पे बंटवारा किया गया है, जैसे कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार के बीच, इस तरह से। उसके बाद देखें तो इस तरह के गठित संघीय व्यवस्था में राज्यों की अपेक्षा केंद्र सरकार ज़्यादा शक्तिशाली होती है। अभी जो पढ़े इस वाले में, इसमें केंद्र सरकार जो है वो कमज़ोर है और बाकी के जो देश शामिल हुए हैं, यानी एक तरह से हम राज्य कहें तो वो ज़्यादा शक्तिशाली हैं।
जबकि इस वाले में केंद्र सरकार ज़्यादा शक्तिशाली होती है और जो भी इकाइयां हैं वो कम होती है, केंद्र के तुलना में कम शक्तिशाली होती है। जैसे अगर हम लोग अपने भारत की बात करें तो हमारे भारत में 28 राज्य हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश को मिला करके यहाँ पे भारत राष्ट्र का निर्माण होता है, भारत देश बनता है। लेकिन बात किया जाए कि क्या ये 2800 राज्य पावरफुल है या केंद्र पावरफुल है, तो केंद्र सरकार ज़्यादा पावरफुल है, वो ज़्यादा शक्तिशाली है। और ये 2800 राज्य जो हैं इनको भी अपनी शक्तियाँ हैं, इनको भी पावर दिया गया है। लेकिन अगर बात करें तो मुख्य रूप से इनका जो पावर है वो केंद्र सरकार से कम है। बड़े बड़े मामलों में जब बहस होगी तो इसमें ज़्यादातर में केंद्र सरकार को ही शक्तिशाली मानी जाएगी, उसका ही निर्णय सर्वोपरि माना जाएगा। तो यहाँ पे सभी को यहाँ पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच बंटवारा कर दिया जाता है पावर का, और इसमें केंद्र सरकार ज़्यादा शक्तिशाली होती है। सभी राज्य को समान अधिकार भी दिए जाते हैं। अब ये जो 2800 राज्य हैं यहाँ पे सबको एक समान अधिकार मिलेगा, लेकिन कभी कभी ज़रूरत के मुताबिक किसी राज्य को विशेष अधिकार भी दे दिया जाता है। जैसे हम लोग बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर जैसे जो राज्य हैं हमारे, तो उनको ज़्यादा यहाँ पे देख रेख की आवश्यकता है, उनको विशेष अधिकार की आवश्यकता है। तो कभी कभी उस स्थिति को देखते हुए यहाँ पे राज्यों को विशेषाधिकार भी दिया जाता है, नहीं तो सभी राज्यों का अधिकार जो है वो समान रहता है और केंद्र सरकार शक्तिशाली होता है बाकी राज्यों की तुलना में। इस तरह के शासन व्यवस्था भारत में, बेल्जियम में और स्पेन जैसे देशों में विद्यमान है, यानी कि यहाँ पे इस तरह के व्यवस्था को अपनाया गया है। उसके बाद है यहाँ पे कि संघात्मक शासन व्यवस्था के विशेषताएं क्या क्या हैं, यानी कि संघात्मक शासन व्यवस्था में क्या क्या चीज़ें दी हुई है, उन सभी चीज़ों को पढ़ेंगे। तो पहला है कि संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्र के पास होती है और उसकी विभिन्न अनुषांगिक इकाइयों के बीच बांट दी जाती है। पहला विशेषता यह है कि संघीय शासन व्यवस्था में केंद्र सरकार ज़्यादा शक्तिशाली होती है और इसको पूर्णतः केंद्र सरकार को शक्तिशाली नहीं बनाया जाता है। इसके कुछ अधिकारों को राज्य सरकार के द्वारा, यानी कि राज्य सरकार को दे दिया जाता है। पूर्णतः केंद्र सरकार को पावरफुल नहीं बनाया जाएगा, कुछ हद तक उनके पावर को छीन करके राज्य सरकार को दिया जाएगा। लेकिन जब बात किया जाएगा कि राज्य सरकार मजबूत है या केंद्र सरकार, तो केंद्र सरकार ज़्यादा शक्तिशाली होती है। उसके बाद संघीय शासन व्यवस्था में दोहरी सरकार होती है, एक केंद्र स्तर पर और एक राज्य स्तर पर, और उसके बाद इनके अधिकार क्षेत्र भी अलग अलग होते हैं। केंद्र सरकार जो है उनका अधिकार क्षेत्र राष्ट्रीय महत्व को लेकर के होगा, यानी कि केंद्र सरकार द्वारा जो भी काम किया जाएगा वो राष्ट्र को लेकर किया जाएगा, यानी कि पूरे देश को ध्यान में रख के किया जाएगा। और जो क्षेत्रीय सरकार है उनका अधिकार अपने क्षेत्र भर के, यानी कि अपने राज्य भर करके लेकर के होता है। राज्य सरकार सिर्फ अपने राज्य भर के काम के लिए जवाबदेही है, उसको सिर्फ अपने राज्य में जो क्षेत्र है राज्य का, उतने दूर के जो भी काम है उसके लिए ही ये जिम्मेवार है। और जब केंद्र सरकार की बात आती है तो ये पूरे देश के लिए जिम्मेवार होता है। तो इस तरह से ये भी इसकी एक विशेषता है। आगे बात करें तो प्रत्येक स्तर की सरकार अपने क्षेत्र में स्वायत्ता होती है और अपने अपने कार्यों के लिए लोगों के प्रति जवाबदेह या उत्तरदायी होती है। तब इसके बारे में हम चर्चा कर दिए हैं कि केंद्र सरकार जो है वो पूरे देश के लिए काम करती है और पूरे देश के लिए वो जवाबदेही है, पूरे देश को उसको जवाब देना है। और राज्य सरकार जो है वो बस अपने राज्य भर में सीमित है, वो जो भी काम करेगा अपने राज्य के अंदर करेगा और जो भी वहाँ पे जवाबदेही है वो अपने राज्य भर में ही देना है, अपने राज्य के प्रति ही वो उत्तरदायी है। उसके बाद यहाँ पे अलग अलग स्तर की सरकार एक ही नागरिक समूह पर शासन करते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक केंद्र सरकार है, एक राज्य सरकार है, एक स्थानीय सरकार भी है, लेकिन ये सभी सरकारें शासन किस पे कर रहे थे? एक ही नागरिक पे। जैसे अभी हम यहाँ हैं तो हम पे केंद्र सरकार भी शासन कर रही है, राज्य सरकार भी कर रही है और स्थानीय सरकार भी कर रही है। ये जो योजना बनाएगी, चाहे वो केंद्र सरकार बनाए या राज्य सरकार या स्थानीय सरकार, इन तीनों के द्वारा जो यहाँ पे योजना लाया जाएगा, जो भी नियम कानून बनाए जाएंगे वो हम ही पे लागू होंगे। यानी कि सरकार के अलग अलग स्तर तो हैं, लेकिन ये शासन किस पे करते हैं? एक ही व्यक्ति पर, एक ही नागरिक पर। जो उस देश के नागरिक है उन्हीं पे केंद्र सरकार भी शासन कर रहा है, उन्हीं पे राज्य सरकार भी कर रहा है और उन्हीं पे स्थानीय सरकार भी करता है। नागरिकों की दोहरी पहचान एवं निष्ठाएं होती है, वे अपने क्षेत्र के भी होते हैं और राष्ट्र के भी। जैसे कि हम में से कोई बिहारी हो सकता है, कोई बंगाली, कोई मराठी होने के साथ साथ भारतीय भी होता है। तो इसमें एक चीज़ और होता है, हमारी पहचान जो है वो दो होती है। एक तो हम भारतीय हैं, दूसरा हम बिहारी हैं। कोई एक व्यक्ति है जो राजस्थानी भी हो सकता है और प्लस में वो भारतीय भी है। कोई व्यक्ति है जो भारतीय भी है और मराठी भी है।
तो इस तरह से यहाँ पे दोहरी पहचान होती है। लेकिन बात करें हम और लोग अपने देश की नागरिकता की, तो यहाँ पे एकल नागरिकता को अपनाया गया है। इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। भले हमारा पहचान जो है वो 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, लेकिन हमारी जो नागरिकता है वो एकल है, यानी कि हमारी जो यहाँ पे पहचान बनता है वो सिर्फ राष्ट्र के नाम पे बनता है। बिहार के नाम पे कोई हमारा ना तो कोई आधार कार्ड होता है, ना पासपोर्ट होता है, ना राशन कार्ड होता है, कुछ भी नहीं होता है। हमारा जो भी होता है वो केंद्र के नाम पे होता है, यानी कि भारत सरकार के नाम पे होता है। तो हमारी ऐसे कहने को 2 पहचान है कि एक हम भारतीय हैं और दूसरे बिहारी हैं, लेकिन जब बात आएगी नागरिकता की तो हमारी नागरिकता एकल है, और वो ये है कि हम सभी भारतीय हैं। एक अलग पहचान है कि कोई बिहारी है, कोई बंगाली है, कोई पंजाबी है, लेकिन सब में कॉमन एक चीज़ ये है कि सभी भारतीय हैं और यही सर्वमान्य है। तो ये भी इसकी एक विशेषता है। उसके बाद अगला विशेषता क्या है कि दोहरे स्तर पर शासन की विस्तृत व्यवस्था एक लिखित संविधान के द्वारा की जाती है। यहाँ पे दोहरे स्तर पर जो सरकार बनती है उनको जो शक्तियाँ दी जाती है वो शक्तियाँ किस आधार पर दी जाती है? संविधान के आधार पर। संविधान ही उनके शक्तियों का बंटवारा करता है। उसके बाद विभिन्न स्तरों की सरकारों का अधिकार संविधान में स्पष्ट रूप से लिखे रहते हैं। कौन सा स्तर सरकार का, यानी केंद्र सरकार, राज्य सरकार जो भी हैं, वो कौन से क्षेत्र तक काम करेंगे, ये भी संविधान में स्पष्ट रूप से लिख दिया जाता है कि किसके विषय क्षेत्र का ये काम है। जैसा कि अभी हम लोग पीछे चर्चा भी किए हैं कि कैसे इन लोगों का काम को अलग अलग विषयों में बांट दिया गया है। इससे क्या होता है कि यह दोनों सरकारों के अधिकारों और शक्तियों का मूल स्रोत है। इनसे इनके बीच जो टकराव होने को है वो टकराव नहीं हो पाता है, वो टकराव होने से रुक जाता है। उसके बाद संविधान के मूल प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। एक विशेषता इसकी ये है कि अगर केंद्र सरकार या राज्य सरकार चाह रही है कि हम संविधान के किसी नियम को बदल दें, जैसे तो हमारे देश में केंद्र सरकार ज़्यादा शक्तिशाली है, लेकिन केंद्र सरकार जो संविधान के मूल प्रावधान है, जैसे कि हम लोग मौलिक अधिकार को लें, तो इसको अपने मर्जी से सरकार नहीं बदल सकती है। इसके लिए दोनों स्तरों की सरकार की सहमति की जरूरत होती है। जब दोनों स्तर की सरकार, यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ये दोनों अगर सहमत होगा तभी जाकर के उसमें बदलाव किया जाएगा। उसमें भी कितना, तो जितने भी राज्य हैं उसका 2/3, यानी कि हमारे पास अभी 28 राज्य हैं, तो इन 28 राज्य का 2/3 जो होगा, उतने राज्य अगर सहमत हैं तभी संविधान के मूल प्रावधान में बदलाव किया जा सकता है, अन्यथा केंद्र सरकार अकेले इसमें बदलाव नहीं कर सकता है। तो ये भी इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता हो जाती है। उसके बाद इस संघीय शासन व्यवस्था में एक स्वतंत्र न्यायपालिका की भी व्यवस्था की जाती है। एक स्वतंत्र न्यायपालिका भी होती है। संविधान एवं विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकारों की व्यवस्था करने का भी अधिकार होता है तथा यह केंद्र और राज्यों के सरकारों के बीच अधिकारों और शक्तियों के बंटवारे के संबंध में उठने वाली कानूनी विवादों को भी हल करता है। अब यहाँ पे स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों बनाया जाता है, तो देखिए संविधान का सबसे पहले अगर हम लोग अपने देश की बात करें तो हमारे देश के संविधान का संरक्षण कौन करता है, तो न्यायपालिका करती है। इसके अलावे और क्या है कि यहाँ पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के काम बांट दिए गए हैं। इसके अलावे एक और है समवर्ती सूची, जिसमें केंद्र सरकार भी काम करता है और राज्य सरकार भी मिल के काम करता है। अब इसमें होता है कि कभी कभी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच किसी मुद्दे को लेकर के, किसी बात को लेकर के आपसी टकराव हो जाता है, अपने अधिकारों को लेकर के आपसी टकराव हो जाता है, या कभी कभी 2 राज्य सरकारों के बीच भी आपसी टकराव हो जाता है। तो उनके बीच जो टकराव हो रहा है, उससे जो विवाद उठ रहा है, उस विवाद को निपटारा करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए और यहाँ पे उनके बीच एक बेहतर संबंध बनाने के लिए न्यायपालिका की आवश्यकता होती है। अगर उनके बीच किसी तरह का टकराव हो रहा है तो उस टकराव को ख़त्म करने का काम जो करेगा वो न्यायपालिका होगा। और इसीलिए हमारे देश में न्यायपालिका को स्वतंत्र भी रखा गया है, ताकि उस पर केंद्र या राज्य सरकार किसी का भी यहाँ पे दबाव न पड़े, उसके नीचे उसको काम न करना पड़े, उसके दबाव में काम नहीं करना पड़े। तो न्यायपालिका का काम होता है जो भी कानूनी विवाद हुआ है उसको सॉल्व करना ही इसका काम है, उन विवादों का निपटारा करना ही न्यायपालिका का काम होता है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, इसके जो भी आगे के टॉपिक है, जिसमें हम लोग भारत में संघवाद का विकास कैसे हुआ, भारतीय संघीय व्यवस्था की क्या क्या विशेषताएँ हैं, नाइजीरिया में संघवाद का विकास कैसे हुआ है, इसके अलावा एक और है वेस्ट इंडीज, वहाँ पे संघवाद का कैसे विकास हुआ, कैसे वो ख़त्म हुआ, इन सभी की जानकारी हम लोग अगले वीडियो में लेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।